हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। और यह 2023 का जो अधिनियम है हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो नए संशोधन किए गए हैं, हालांकि इसमें कोई संशोधन कुछ भी नहीं हुआ है, आप ये मान करके चलिए, जीरो संशोधन की तरह आप मान के चल सकते हैं। हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप बातें कुछ परिवर्तित हुई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आपको भी पता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है, 1872 का जो अधिनियम है, जो जेम्स स्टीफन के द्वारा तैयार किया गया था, उसके प्रारूप को 1870 ईस्वी में, उसको दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राफ्ट कहा जाता है। आप इसका अनुमान इसलिए से भी लगा सकते हैं कि 1870 में जो ड्राफ्ट किया गया कानून था, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान का जो दौर है, केवल समय समय पर कुछ परिस्थितियों को अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया और आज वो पूरी तरीके से लागू किया गया है। उस 1870 के अधिनियम में, 1872 में जो अधिनियमित हुआ, उसमें आज भी किसी नई बात को जोड़ा ही गया है, पुरानी बात को किसी काटा नहीं गया। शायद ही कुछ ऐसे प्रावधान हो जिनको हटाया गया है। तो आप उसकी रेलेवेंसी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ऐसे जो दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राफ्ट आपके पास है, उसमें आप क्या परिवर्तन कर देंगे, क्या नया जोड़ देंगे? जो नया जोड़ना था, आप देखेंगे 2002 में, सन 2000 में, 2013 में, 2018 में कुछ जो जरूरत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट टाइप की बातें हैं, या जो समय समय पर जो समय परिवर्तित हुआ है, परिस्थितियां परिवर्तित हुई है, उसके अनुसार इसमें थोड़ी बहुत बातें जोड़ी गई, और वो भी गिन करके 4 या 5 संशोधन अभी तक हुए हैं। तो आप ये देखें कि इतना रेलिवेंट एक्ट था, उसको वर्तमान के जो परिप्रेक्ष्य में, लेकिन सरकारें हैं उनकी एक मानसिकता होती है कि हमको याद किया जाए, हमारे नाम से इस अधिनियम को याद किया जाए, तो वह सनक में आकर के इस तरीके के कदम उठा लेती हैं। तो ये सारी बातें आप देखेंगे कि एकदम से अंतर्विरोधी टाइप की दिखती हैं, लेकिन सरकारें कभी कभी सनक में इस तरीके के फैसले ले लेती हैं, जिसमें पूरा जो विधि का क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति है, हर कोई परेशान हो जाता है। तो आप लोग अपने सर से सबसे पहले दिमाग से ये बातें हटा दें कि हमको कुछ नया पढ़ना है। आपको नया एक शब्द यहाँ पर शायद ही मिल जाए। इसके पहले आप बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत देखे थे, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, उनको आपको विशेष रूप से मेहनत करना है। इस पर आपको पुराने प्रोविजन से ही काम चल जाएगा, नई धाराओं को आप समय समय पर परिवर्तित करते रहेंगे। तो बीएनएस और बीएनएसएस से संबंधित जो भी वीडियो हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, और उस पर पूरी सीरीज श्रृंखला उस पर उपलब्ध है, आप उसको जरूर देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक हमारे जो वीडियो हैं वो मिल सकें। इस सीरीज के माध्यम से, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इस सीरीज के माध्यम से हम इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं नए पैटर्न पर, धाराओं के अनुसार, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। और लगभग 500 प्रश्न के आसपास जो एक कलेक्शन है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, और आइए अब शुरू करते हैं इस अधिनियम को, और प्रश्नों को जो है देखते हैं किस प्रकार से हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये जो साक्ष्य विधि है, यह किस प्रकार की विधि है? क्या यह मौलिक विधि है या प्रक्रियात्मक है? तो साक्ष्य विधि जो है, या साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं आप, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजर लॉ है। क्योंकि आप इसके पहले सीआरपीसी को और सीपीसी को या और एविडेंस को, ये 3 ऐसे कानून हैं जिनको आप देखते हैं, यह साक्ष्य जो है प्रक्रियात्मक विधि है। जब कोर्ट के समक्ष प्रक्रिया चल रही होती है, तब इनकी आवश्यकता होती है, तब इनके जो है प्रावधानों का वहाँ पर सहारा लिया जाता है। मौलिक विधियाँ वो होती हैं जो किसी अपराध को परिभाषित करती हैं, कार्य को परिभाषित करती हैं, उनके बारे में व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण करती हैं, और उनके अधिकारों को उनको दिलाती हैं, दंड की व्यवस्था करती हैं। यह मौलिक विधियाँ होती हैं। लेकिन जो प्रक्रिया बताए कि अब हम अधिकार तो बता दिए, लेकिन उस अधिकार को हम कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, वह जो प्रक्रिया बताती है, तो उसके माध्यम से आप देखते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत कि इस तरीके से एफआईआर लिखा जाएगा। फिर एविडेंस आप देखते हैं, अर्थात जो एविडेंस तो नहीं कहना चाहिए अब, क्योंकि अंग्रेजी में नाम हटा दिया गया, तो उसका नाम अब अंग्रेजी में ही ले पाएंगे, हिंदी में ही लेंगे हम। तो साक्ष्य अधिनियम है, तो साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि हम किस प्रकार से साक्ष्यों को इकट्ठा करेंगे, ताकि किसी व्यक्ति को हम निर्धारित कर सकें कि वह दोषी है या निर्दोष है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसी विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है। तो साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रावधान ऐसे भी मिलते हैं जो कि ऐसा लगता है कि सारवान विधि है, अर्थात मौलिक विधि है, जैसे कि विबंध का सिद्धांत है, जो कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति को अपने अधिकार की बात करने से रोकता है। तो जो सामान्य रूप से यह प्रक्रियात्मक विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। तो साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके पहले आप 1872 का अधिनियम जो पढ़ा करते थे, उसके अंतर्गत जो इसकी उद्देशिका देखते थे,
तो उसमें जो है कुछ और बातें थी कि उसमें जो है समेकित, परिभाषित और संशोधित 3 बातें थी इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वह क्या है कि साक्ष्य से संबंधित विधि को परिभाषित करना, समेकित करना और संशोधित करना। लेकिन जो वर्तमान की विधि है 2023 का जो अधिनियम है, यह जो है विधि को समेकित करने के लिए नहीं बनाया गया है, परिभाषित, समेकित और संशोधित करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि किस लिए बनाया गया है, तो निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करने के लिए बनाया गया है। इस बात को आप लोगों को बार बार पढ़ करके याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अब खूब पूछा जाएगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अभी तक पढ़ते आए थे ये दूसरा वाला विकल्प, लेकिन अब जो है ये दूसरा विकल्प जो है गलत हो जाएगा। अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर इस अधिनियम की उद्देशिका की बात करेंगे तो यह उद्देशिका क्या है, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के नियमों और उसके सिद्धांतों को समेकित करना और उनका उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य विधि कैसी है? तो साक्ष्य विधि जो है लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी से तात्पर्य यह होता है स्थानीय विधि है। जिस स्थान पर अपराध किया गया है उस स्थान पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका अमुक एक्स नामक स्थान पर मर्डर किया गया। अब जहाँ पर मर्डर किया गया है तो हमारा जो साक्ष्य अधिनियम है वह यहाँ पर लागू होगा और जो पुलिस है यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी तो इस स्थान के बारे में कि अपराधी किधर से आया, किधर से गया, इस मृत्यु से संबंधित अर्थात हत्या से संबंधित एविडेंस जो है जहाँ जहाँ पर प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यह क्या हो गई, स्थानीय विधि है, उस स्थान से संबंधित है जहाँ पर कि अपराध किया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि यह लेक्स फोरी जो है विधि है। तो लेक्स फोरी का अर्थ क्या है, उस स्थान की विधि जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है यह लेक्स फोरी है। देसी विधि वह है जो पूरे राष्ट्र पर प्रभावी होती है। उदाहरण क्या है, यदि पक्षकारों के बीच भारत में संविदा हुई है और उन्होंने उस संविदा से संबंधित विवाद को निपटाने के लिए फ्रांस के न्यायालय में कार्रवाई प्रारंभ की है, तो फ्रांस के साक्ष्य विधि के संबंधित नियमों का अनुसरण किया जाएगा। अर्थात जिस स्थान के न्यायालय में जो है कार्रवाई चल रही है उस स्थान के न्यायालय का, उस स्थान का जो साक्ष्य विधि है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसका एक यह भी उदाहरण हो सकता है, यह है। साक्ष्य विधि के बारे में यह पूछा जा रहा है, क्या यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है या व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करती है, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। तो आपने ऊपर ही देख लिया कि यह प्रक्रियात्मक विधि है, तो यह गलत हो गया। सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, तो यह भी गलत है। व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, तो यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार और दायित्व से संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, बल्कि यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है। अब यहाँ पर साक्ष्य विधि जो कैसी विधि है, तो यह प्रक्रियात्मक विधि है। एक होती है मौलिक विधि और एक होती है प्रक्रियात्मक विधि। तो मौलिक विधि और दूसरा होती है प्रक्रियात्मक। मौलिक विधि से तात्पर्य यह है कि यह जिस दिन बनकर तैयार हुई इसी दिन से आगे यह लागू होगी, इसके बैक डेट में जाकर के यह लागू नहीं हो सकती है। लेकिन प्रक्रियात्मक विधि के संदर्भ में ऐसा बाउंडेशन नहीं है, इसलिए यह जिस दिन तैयार हुई है इसके बैक डेट से जाकर के भी लागू हो सकती है। इसका कारण क्या है, मौलिक विधि, मान लीजिए एक कार्य है, यह जो कार्य है वह अभी तक अपराध नहीं है, अभी तक यह अपराध नहीं है, लेकिन यह कार्य किया गया तो यहाँ तक कोई अपराध नहीं है। अब 1 तारीख को, मान लीजिए 1 जुलाई को, यह जो कार्य है एक विधि बनाई गई और विधि बना करके इस कार्य को अपराध घोषित कर दिया गया। अब यही कार्य बैक डेट में जाकर के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि जब कानून बनाया गया और उस कानून के बाद ऐसा जो अपराध कार्य किया जाता है वह अपराध होगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता बन करके तैयार हो गई 25 दिसंबर 2023 को, लेकिन लागू हुई है यह 1 जुलाई 2024 को। तो 25 दिसंबर से लेकर के मई जून तक के जो कार्य किए गए उस पर इसके कोई प्रावधान नहीं लागू होंगे, और क्योंकि यह प्रक्रिया जो मौलिक विधि है भारतीय न्याय संहिता, और जब 1 जुलाई के बाद कोई कार्य किया गया तो वहां पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान नहीं लागू हुए, बल्कि FIR जो दर्ज हुई वो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार हुई। तो यह अंतर होता है भारतीय मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत। लेकिन प्रक्रियात्मक विधि जो है यह बैक डेट में जाकर के प्रक्रिया को अनुसरण कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यह कब प्रवृत्त हुआ है? तो यह कब प्रवृत्त हुआ है, तो 1 जुलाई 2024 से यह प्रवृत्त हुआ है, अर्थात लागू हुआ है 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यह तीनों ही कानून जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं।
अब यहाँ पर पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यह अधिनियमित कब हुआ। अधिनियमित होने से तात्पर्य है कि कब इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई। तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की, और जिस दिन राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं किसी अधिनियम को, उसी दिन वह कानून जो है बन करके तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होती है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है यह कहाँ लागू होती है, कहाँ लागू नहीं होती है, इसके संदर्भ में आपको धारा 1 के प्रावधान को देखना है। यह नई जो संहिता है आपकी 2023 वाली, इसके अंतर्गत तो यहाँ पर आपको मिलेगा खंड धारा 1 का दूसरा खंड। दूसरे खंड के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी आता है वहां पर लागू होती है। तो लागू नहीं होती है हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सेना न्यायालय और सभी अन्य जो न्यायालय हैं और न्यायिक कार्यवाही हैं उसके समक्ष लागू होता है, लेकिन यह कहाँ लागू नहीं होता है, तो शपथ पत्र के मामले में लागू नहीं होता है और मध्यस्थ के मामले में लागू नहीं होता है। तो यही बातें आपकी 1872 का जो कानून था उसके अंतर्गत भी था कि शपथ पत्र और मध्यस्थ के समक्ष अगर कोई कार्यवाही है तो यहाँ पर यह लागू नहीं होगी। यहाँ पर आपको चौथा जो विकल्प है इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेना न्यायालय के समक्ष की न्यायिक कार्यवाहियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होते हैं, लेकिन 1872 का जो कानून आपने पढ़ा था उसमें देखा था कि आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट के अधीन जो सेना न्यायालय हैं उनमें लागू नहीं होगा। उनसे भिन्न अगर कोई सेना न्यायालय है तो वहां पर लागू हो सकता है। तो यहाँ पर नई संहिता के अंतर्गत वह तीनों न्यायालयों का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, बस इतना बता दिया गया है कि सेना न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर यह लागू होता है, और यही बात पहले भी थी, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 21A अर्थात धारा 2 खंड 1 उपखंड क के अनुसार न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। अब देखिए धारा 3 के अंतर्गत जो 1872 का अधिनियम है उसमें धारा 3 में निर्वचन खंड दिया गया था, और निर्वचन खंड के अंतर्गत बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई थी। अब उसको जो है यहाँ पर धारा बदल गई है, अब धारा 2 हो गई है, और धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं जोड़ दी गई हैं। यहाँ पर कुल 12 परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 2 के अंतर्गत टोटल कुल कितनी परिभाषा है, तो यह ध्यान रहे 12 परिभाषाएं हैं कुल। अब इस 12 परिभाषा के अंतर्गत जो पहली परिभाषा है अर्थात 21A के अंतर्गत न्यायालय की परिभाषा बताई गई है, और यह बताया गया है कि न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सभी न्यायाधीश आते हैं, सभी मजिस्ट्रेट आते हैं, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। लेकिन यहाँ पर मध्यस्थ शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, अर्थात मध्यस्थ के सिवाय जो सभी न्यायालय हैं, सभी न्यायाधीश हैं, सभी मजिस्ट्रेट हैं और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति हैं, यह न्यायालय कहलाएंगे, लेकिन मध्यस्थ जो है वह न्यायालय नहीं कहलाएगा। यह परिभाषा बताई गई है। अगला है, भारतीय साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो साक्ष्य विधि के अंतर्गत कौन शामिल होता है, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रहे और यह पता भी होना चाहिए कि विवेक का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि आप जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं तो उसमें भी आप पढ़ते थे कि विधि और नैतिकता जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर इसीलिए विवेक वगैरह का कोई काम नहीं होता है, बल्कि इसमें साक्ष्य के विधिक नियम, जो विधि के तहत कोई साक्ष्य अगर आपको प्राप्त होते हैं वही साक्ष्य जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो साक्ष्य विधि में कौन शामिल हैं, तो तर्क के नियम नहीं शामिल होते हैं, विवेक के नियम शामिल नहीं होते हैं, बल्कि साक्ष्य के विधिक नियम यहाँ पर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कौन सही सुमेलित नहीं है, ये परिभाषाओं के संदर्भ में है। अब परिभाषाएं यहाँ पर आपको जो दी गई हैं उसके अनुसार आप देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। 2A से लेकर के 21A से 21L तक के अंतर्गत जो परिभाषाएं हैं वह दी गई हैं। तो पहली परिभाषा आप देखें धारा 2 खंड 1 उपखंड A अर्थात 21A के अंतर्गत यहाँ पर न्यायालय की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर जो है न्यायालय या कोर्ट की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो पहला ही सुमेलित नहीं है। जबकि साक्ष्य की जो परिभाषा है यह कहाँ दी गई है, तो ई के अंतर्गत दी गई है। ई अर्थात साक्ष्य या एविडेंस की परिभाषा 21E के अंतर्गत दी गई है। बाकी आप देख रहे हैं निश्चायक सबूत, तो यह सुमेलित है 21B के अंतर्गत, ना साबित 21C के अंतर्गत, और दस्तावेज को 21D के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि न्यायालय की जो परिभाषा है वह 21A के अंतर्गत दी गई है, जबकि साक्ष्य की परिभाषा 21E के अंतर्गत दी गई है।
तो जब परिभाषा की बात कर रहे हैं तो यहीं पर जो परिभाषाएं हैं उनको एक स्थान पर देख लेना बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक आप धारा 3 के अंतर्गत निर्वचन खंड पढ़ते थे और उसी के साथ साथ धारा 4 को पढ़ते थे जिसमें उपधारणा करेगा, कर सकेगा, निश्चायक सबूत की बात की गई थी। अब यहाँ पर धारा 3 और धारा 4 इन दोनों के प्रावधानों को जो मिला करके एक स्थान पर रख दिया गया है धारा 2 के अंतर्गत, और इनको जो है नंबर वाइज बता दिया गया है ABCD करके, और कुल जो है 12 परिभाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो पहली परिभाषा है न्यायालय की 21A के अंतर्गत, बी में है निश्चायक सबूत की अर्थात कंक्लूसिव प्रूफ की, सी के अंतर्गत नासाबित है, नासाबित अर्थात डिस्प्रूव्ड की परिभाषा है, डी में दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की परिभाषा है, ई में साक्ष्य या एविडेंस को परिभाषित किया गया है, एफ में फैक्ट को परिभाषित किया गया है, जी में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। अब ये सारी जो परिभाषाएं हैं यह आपको याद होनी ही चाहिए, इसमें कोई भी इफ बट नहीं चलेगा। अब आप कई बार इसको पढ़ेंगे, हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सब याद हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे ई से एविडेंस हो गया तो ई के अंतर्गत एविडेंस आ गया, एफ से फैक्ट हो गया तो एफ में आ गया फैक्ट। इसी प्रकार से आप देखेंगे सबसे पहली परिभाषा कोर्ट है, कोर्ट में ही सारी कार्यवाहियां चलनी है, इसलिए कोर्ट की परिभाषा सबसे पहले दी गई है। फिर निश्चायक नासाबुत, इस तरीके से ऐसे भी आप टिक लगा सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। जी के अंतर्गत विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है, और इसके बाद आप देखेंगे उपधारणा कर सकेगा, तो कर सकेगा को 21H के अंतर्गत, साबित नहीं हुआ आई में, प्रूव्ड अर्थात साबित को जे में, सुसंगत को के अंतर्गत, और उपधारणा करेगा को एल के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल जो परिभाषाएं हैं वह किस प्रकार से किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं, उसको आपको याद होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो निश्चायक सबूत की बात करेंगे, पहले क्या था कि जो है इसको एक स्थान पर रखा गया था, उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा और निश्चायक सबूत, इनको धारा 4 के अंतर्गत क्रम से रखा गया है। अब वर्तमान में जो ऐसा लगता है कि जिसने इस चीज को ड्राफ्ट किया है, परिभाषाओं को इधर उधर हेर फेर कर दिया है, उससे प्रतीत होता है कि वो कोई मास्टर रहा होगा और वह मास्टर चाहता है कि लड़के और जो अधिवक्ता वो हैं वह परेशान हो, इसलिए उसने उलट पुलट कर दिया है। तब उसको एक स्थान पर भी रखा जा सकता था कि ABC तीनों को क्रम से रख दिया जाता, तो उसमें क्या होता कि जो याद करने में भी आसानी होती और हेर फेर करने में उसका कोई फायदा भी नहीं है, और इसमें कोई न तो स्पेशल स्पष्टीकरण डाल दिया गया। जब शब्द को शब्दशः वही रखना था तो इसको उलट पुलट करने की क्या जरूरत थी, उसको एक स्थान पर भी रखा जा सकता था। साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, ये तीनों बातें एक स्थान पर रख देते तो इसमें क्या दिक्कत थी, लेकिन उसको कहीं और रख दिया गया, साबित को कहीं और रख दिया गया, उपधारणा करने को कहीं और रख दिया गया। तो इस प्रकार से हेर फेर कर दिया गया है ताकि आप भी कंफ्यूज रहें, और उस कुल मिला के ऐसे ही प्रतीत होता है कि कोई मास्टर ही था और लड़कों को परेशान करने का उसका पूरा इरादा था, इसीलिए उसने हेर फेर करके उल्टा पुल्टा कर दिया है। परिभाषा एक भी नहीं बदला है, सब कुछ जब शब्दशः वही रखा गया है। तो आइए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न यह है कि जब इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया जाता है, वहां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर बात निश्चायक सबूत की हो रही है। तो निश्चायक सबूत के संदर्भ में आप देखेंगे न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा। तो जब किसी एक तथ्य को किसी अन्य का निश्चायक सबूत घोषित हो जाता कर दिया गया है, तो धारा 21B के अंतर्गत जो निश्चायक सबूत की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसको नासाबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। यहाँ पर जो पहला विकल्प है सही है, और इसी के साथ साथ दूसरा भी है, उसे नासाबित करने के लिए साक्ष्य की अनुमति भी नहीं देगा। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों ही जो कथन है वह सही होंगे। अगला प्रश्न है, न्यायालय को यह विश्वास है कि कोई तथ्य अस्तित्व में नहीं है, तो इसे क्या तात्पर्य है कि अगर न्यायालय को यह विश्वास है कि कोई तथ्य अस्तित्व में है तो वह समझा जाएगा कि वह साबित हो गया, लेकिन न्यायालय को ऐसा विश्वास है कि एक तथ्य है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो वह क्या है, नासाबित है। नासाबित की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 21C के अंतर्गत इसकी जो परिभाषा है वह दी गई है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो परिभाषा दी गई है नासाबित की, वह वही परिभाषा है जो कि एविडेंस एक्ट के अंतर्गत 1872 में दी गई थी। उसमें सारे शब्द भी वही हैं, उसमें एक भी शब्द इधर उधर नहीं हुआ है, बस हेर फेर कर दिए हैं, साबित नासाबित साबित नहीं हुआ को अलग अलग पहुंचा दिए हैं, जबकि वहां पर क्रम से वो तीनों परिभाषाएं दी गई थी।
अगला प्रश्न है दस्तावेज क्या है। तो दस्तावेज की जो परिभाषा है उसको भी आप देखेंगे 2(1) डी के अंतर्गत, डी से डॉक्यूमेंट और डी से दस्तावेज। ये हो गया आपका डी के अंतर्गत, धारा भी डी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दस्तावेज कहाँ दिया गया है, तो 2(1) डी के अंतर्गत दस्तावेज को दिया गया है। अब दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको आप देखेंगे। तो जो परिभाषा पहले थी वही परिभाषा अभी भी है। इसके अंतर्गत कोई उपहासांकन अर्थात व्यंग्य चित्र आता है, मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित कोई शब्द आता है, शिला पर उत्कीर्ण कोई लेख आता है, अर्थात ये सभी जो बातें हैं यह दस्तावेज के अंतर्गत आती हैं। अब यह जब आप इस परिभाषा की जो दृष्टांत देखेंगे उस दृष्टांत से आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी। और यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। अब जो परिभाषा दी गई है आप उस परिभाषा को भी देख लेंगे कि ऐसा कोई तत्व या कोई विषय जिसे किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है या वर्णित किया जाता है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी तो पहले ही शामिल किया जा चुका है आईटी एक्ट 2000 के द्वारा। यहाँ पर जो जहाँ भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रावधान थे हर जगह पर जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो साक्ष्य हैं उनको भी रख दिया गया था। अब यहाँ पर जो नया शब्द इसमें जोड़ा गया है वह डिजिटल शब्द को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड हैं वह भी डॉक्यूमेंट समझे जाएंगे। एक बात अब आपको जो मिली है, पहली बात यही मिली है जो नई जोड़ी गई है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हालांकि यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य हिसाब से यह याद ही रहेगा, कोई भी एक सामान्य कॉमन सेंस का जो विद्यार्थी होगा वो इसको गलत नहीं करेगा। अब इसके अंतर्गत आगे बातें देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। तो एक लेख है यह दस्तावेज समझा जाएगा। मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द हैं वह भी दस्तावेज हैं। मानचित्र या रेखांकन दस्तावेज ही हैं। धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख यह भी दस्तावेज है। उपहासांकन अर्थात जो कार्टून वगैरह बनाया जाता है वह भी दस्तावेज है। अब यहाँ पर जो नई बात जोड़ी गई है उसको आपको जो है विशेष रूप से पकड़ना है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि ईमेल, सर्वर, लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन मैसेज, वेबसाइट, अवस्थिति साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख और डिजिटल युक्तियों के भंडार में किए गए वॉइस मेल मैसेज जो है यह सभी क्या हैं, तो यह सब जो है दस्तावेज के अंतर्गत आएंगे। अब इसको जो है आपको याद रखना है, ये सारे जो दृष्टांत दिया गया है उसी दृष्टांतों के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई हैं और इसको जो है नया यहाँ पर शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ईमेल, सर्वर, लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, अवस्थिति साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो इस प्रकार से अगर कोई, अर्थात इसका तात्पर्य वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस, ये जो अवस्थिति साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात कर रहे हैं तो लोकेशनल एविडेंस की बात की जा रही है, यह सब क्या है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे, दस्तावेज के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है। तो किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन, तो पत्थर पर खुदा लेख अर्थात धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण कोई लेख है यह दस्तावेज के अंतर्गत आएगा। यह परिभाषा जो आपकी दस्तावेज की दी गई है इसी के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है। एक फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ क्या है, यह भी एक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएगा क्योंकि जो है यह क्या है फोटो चित्र है, यह भी स्पष्ट रूप से दृष्टांत में बता दिया गया है। किसी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, यह भी डॉक्यूमेंट है। और पूछा जा रहा है कि कौन दस्तावेज नहीं है, तो आरोपी से बरामद चाकू, तो चाकू जो है यह इसलिए दस्तावेज नहीं है क्योंकि इस पर कुछ लिखा नहीं गया है, न कोई चिन्ह बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह एक वस्तु है जिससे अपराध किया गया है, तो यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सबूत नहीं माना जा सकता। तो सबूत या साक्ष्य के अंतर्गत यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है। तो साक्ष्य की जो परिभाषा है 2(1) के अंतर्गत दी गई है। ई से एविडेंस और ई से जो परिभाषा है यह भी खंड है। तो यहाँ पर साक्ष्य की जो परिभाषा आप देखेंगे वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसको आप सबूत मांगेंगे या साक्ष्य मानेंगे। तो साक्ष्य के बारे में यहाँ पर दो तरीके का प्रावधान किया गया है, एक तो मौखिक साक्ष्य और दूसरा क्या है दस्तावेजी साक्ष्य। तो इसी के अंतर्गत दोनों बातों को बताया गया है। पहले खंड के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है कि मौखिक साक्ष्य ऐसा साक्ष्य होता है इसके अंतर्गत
इलेक्ट्रॉनिक रूप में या मौखिक रूप में दिए गए हुए कथन हैं जिसको न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों के द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर जो कथन है यह आ गया इसके अंतर्गत, सबूत या साक्ष्य के अंतर्गत। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, क्योंकि यह दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आएगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज, यह सब क्या हो गए, साक्ष्य के अंतर्गत। लेकिन शपथ पत्र जो है यह साक्ष्य नहीं होता है। तो साक्ष्य शब्द के अंतर्गत कौन शामिल है, यहाँ पर बताया गया मौखिक साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कथन भी शामिल हैं, इसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषय में अपने समक्ष साक्षियों के द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या उनसे अपेक्षा करता है कि आप न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर के यह सब कथन करें। दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य है, तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी शामिल हैं, यह सब जो है क्या है, तो दस्तावेजी या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो शब्द पकड़ना है यह डिजिटल अभिलेख शब्द को पकड़ देना है, क्योंकि इसको यहाँ पर नया शामिल किया गया है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक तो था ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ अब जो नया शब्द इसमें ऐड किया गया है वह डिजिटल जो रिकॉर्ड है उसको भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है। तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए कोई जो पेश किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है वह दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। और 21E के अंतर्गत जो एविडेंस की परिभाषा दी गई है, इसी में दूसरा जो उपखंड है उसमें यह बताया गया है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया सभी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख, यह सब क्या हैं, दस्तावेज हैं, दस्तावेजी साक्ष्य हैं। अगला है, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह जो निर्णय है वह किस केस में दिया था। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML बाधवा का केस है। इसी केस में न्यायालय का यह स्टेटमेंट है कि अगर अवांछनीय विधि से भी कोई साक्ष्य प्राप्त किया जाता है और ऐसा साक्ष्य जो है वो न्यायालय में ग्राह्य है तो वह सुसंगत होगा। तो यहाँ पर यह जो केस है पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML बाधवा का, यहाँ कहा गया कि जहाँ पेश किया गया साक्ष्य की परिभाषा में आता है, तो वह जो साक्ष्य पेश किया जा रहा है वह साक्ष्य की परिभाषा में आता है, तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है तथा यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह किस तरीके से प्राप्त किया गया था। बस उसका यह होना चाहिए कि जो साक्ष्य की परिभाषा है, अर्थात मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य जो के रूप में परिभाषित किया गया है साक्ष्य को, अगर उस परिभाषा में वह तथ्य आता है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें यह अवधारित किया गया कि CCTV कैमरा की फिल्म का हिस्सा यह सर्वोत्तम साक्ष्य है। तो इसीलिए आप देखते हैं किसी अपराध के होने के बाद जो CCTV का फुटेज है उसका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो पुलिस है उसके माध्यम से मामले को निपटारा करती है, उसका इन्वेस्टिगेशन आदि में उसका प्रयोग करती है। तो टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है जो कि CCTV कैमरे से संबंधित है और इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि CCTV कैमरे की जो फिल्म है वह साक्ष्य का हिस्सा है और सर्वोत्तम साक्ष्य है। तो यहाँ पर यह केस भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR ठोस सबूत नहीं है और इसे केवल इसके निर्माता की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह निर्णय कौन सा था, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में कहा गया कि जो FIR है उसको दर्ज कराने वाले व्यक्ति की जो कथन है उसकी पुष्टि के लिए ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। यह कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है, साधुभूत साक्ष्य नहीं है। तो C मगेश बनाम कर्नाटक राज्य का केस है, इसके संदर्भ में इसी मामले में यह निर्णय दिया गया था। इसके संदर्भ में अन्य मामला है वह गुलशन कुमार बनाम स्टेट का है, अर्थात राज्य का 1993 का है। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि FIR मूल साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग कर्ता के बयान के खंडन या उसकी संपुष्टि के लिए किया जा सकता है और अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता को परखने के लिए भी FIR का प्रयोग किया जा सकता है। तो FIR जो है मूल साक्ष्य नहीं है। मूल साक्ष्य से तात्पर्य यह है कि यह कोई ऐसा इतना मजबूत साक्ष्य नहीं है कि केवल इसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि दी जा सके। तो इस प्रकार का यह कोई एविडेंस नहीं है। अगला प्रश्न है, MR मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है। चूंकि हम एविडेंस अर्थात साक्ष्य की परिभाषा को देख रहे थे, तो साक्ष्य से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं और ये केस लॉ के माध्यम से यह कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र जरूरी है। तो MR मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है, तो टेप रिकॉर्ड किया हुआ जो साक्ष्य है उसको ग्राह्य समझा गया, ग्राह्य माना गया और
इसी से संबंधित है एम.आर. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला। इसको बहुत बार पूछा गया है, मेंस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग विशेष रूप से पढ़ लेंगे। इसके अलावा तुकाराम दिघाले बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे का केस 2010 का है। इसमें माना गया कि टेप रिकॉर्ड जो है यह दस्तावेज है, किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में टेप के साथ अधिक आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसकी प्रामाणिकता और शुद्धता के बारे में सबूत का मानक अधिक कठोर होना चाहिए। तो एम.आर. मलकानी का जो केस है उसको तो आप याद रखेंगे ही, लेकिन आपको जो ये अलग जो शब्द याद रखना है वह यह है कि एम.आर. मलकानी के मामले में जो टेप रिकॉर्ड किया गया साक्ष्य है उसको ग्राह्य माना गया, लेकिन टेप रिकॉर्ड को दस्तावेज कहाँ माना गया। तो इसका अगर जवाब आपसे पूछा जाएगा तो आप तुकाराम दिघाले बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे का केस को आप कोट करेंगे। इसका जो है आप बताएंगे कि यह सही उत्तर ये है। और इसी केस में यह कहा गया कि दस्तावेज जो टेप रिकॉर्ड है, अगर आप उसको दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं तो इसको अधिक शुद्धता के साथ जो है और प्रामाणिकता के साथ ही आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसमें और जो डॉक्यूमेंट हैं उनसे और आसानी से इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। अगला प्रश्न है, एफआईआर तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान किस कार्य के लिए किया जा सकता है। तो सूचनादाता के कथन की पुष्टि के लिए या उसके खंडन के लिए, अर्थात इन दोनों ही कार्यों के लिए जो एफआईआर है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो सूचनादाता एफआईआर दे करके कोई बात सूचना देता है पुलिस को, बाद में अगर वह अपनी बातों को कहता है कि साहब हम यही बात हम जो है कथन में एफआईआर में किए थे, लेकिन कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है, तो यहाँ पर एफआईआर को उसकी पुराने कथनों की पुष्टि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कोई व्यक्ति सूचना देता है और सूचना देने में जो बातें कहा था न्यायालय के समक्ष जाकर के उसके विपरीत कोई और बात करता है, तो उसके जो न्यायालय के समक्ष जो बातें कर रहा है उस बात का खंडन करने के लिए एफआईआर की कॉपी पेश की जा सकती है और उसके कथन का खंडन किया जा सकता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एफआईआर का प्रयोग दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न है वह तथ्य से संबंधित है। तो तथ्य या फैक्ट, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। तो फैक्ट से तात्पर्य तथ्य है और इसकी भी परिभाषा 21F के अंतर्गत दी गई है। एफ स्पेलिंग में भी पहला शब्द एफ आ रहा है और इसकी जो परिभाषा का खंड है, धारा है, उपधारा है, वो भी एफ ही है। तो इस प्रकार से भी आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो तथ्य के संबंध में क्या सही नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कोई ऐसी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, ये हो गई बात, और जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो। जो बातें इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हैं वह तथ्य हैं। अब देखिए, सुनना, देखना, यह क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, आँख और कान, यह क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा हम उसका बोध कर सकते हैं, इसलिए यह क्या है, तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कोई कथन कहा तो यह मुख के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा इसको बोला गया, यह भी एक तथ्य है। किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये एक तथ्य नहीं है, यह गलत है, क्योंकि किसी व्यक्ति की ख्याति है, यह भी एक तथ्य है, क्योंकि मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तो यहाँ पर जो है यही सही नहीं है। कि कोई व्यक्ति अमुक राय रखता है, यह एक तथ्य है। अमुक राय रखना क्या है, यह मानसिक दशा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह सारी बातें तथ्य हैं, लेकिन जो तीसरा कथन है यह गलत है। तो तथ्य की जो परिभाषा दी गई है वह यह है, कोई ऐसी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, और दूसरी बात इसमें है कि कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, वह सब क्या कहलाएंगे, तथ्य कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, अमुक स्थान में, अमुक क्रम में अमुक वस्तु रखी गई है, यह क्या है, यह एक तथ्य है। राय तो होगा नहीं, दस्तावेज भी नहीं होगा, हेतुक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी आप जो है अगर याद नहीं है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। जो दस्तावेज तो बिल्कुल होगा ही नहीं, राय तो है ही नहीं, क्योंकि राय क्या होती है, किसी व्यक्ति का अपना विचार होता है किसी बिंदु पर। हेतुक है नहीं, हेतुक क्या होता है कि कोई अपराध करने के लिए पूर्व अगर आशय किसी व्यक्ति के अंदर है, वह क्या चाहता है, किस आशय से वो अपराध को किया है, उसको आप हेतुक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, वह क्या है, वह एक तथ्य है। और जो तथ्य की परिभाषा दी गई है इसमें दो खंड बताए गए हैं। दूसरा खंड जब आप देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, वह क्या है, तथ्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य है। तो यहाँ पर कौन सा तथ्य है, तो मोहन ने एक गाय देखी, देखने का तात्पर्य क्या है, इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य है।
मोहन ने सोहन से जाने के लिए कहा, मुख के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कहा गया। शीतल की बड़ी इज्जत है, तो यह भी क्या है, एक राय है एक तरीके से, या मानसिक दशा है, कि यह सभी क्या हैं, एक तथ्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21K के अंतर्गत सुसंगत से क्या तात्पर्य है। तो विवादक और सुसंगत दो बातों को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। नई पुरानी संहिता के अंतर्गत इनको एक स्थान पर रखा गया था क्रम से, पहले सुसंगत को और उसके बाद विवादक तथ्य को, लेकिन यहाँ पर फिर उल्टा सीधा कर दिया गया है। विवादक को रखा गया जी के अंतर्गत और सुसंगत को रखा गया है के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सुसंगत को, जो कि धारा 21K के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और यहाँ पर सुसंगत से क्या तात्पर्य है, यह पूछा जा रहा है। तो सुसंगत कोई भी चीजें होनी चाहिए वह विधि के अनुसार सुसंगत होनी चाहिए। तो विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, तार्किक रूप से जहां जहां पर भी है आप उसको काट देंगे, तो यहाँ पर अपने आप पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो जो सुसंगतता होनी चाहिए वह विधिक रूप से सुसंगत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगत से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से कोई तथ्य सुसंगत है, संसक्त है, तब यह कहा जाएगा कि वह सुसंगत है। और तथ्यों की सुसंगत के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो इसको भी आप लोग यहीं पर देख लेंगे, अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है। और जैसा कि आप 1872 का जो पुराना कानून था उसमें आप पढ़ते थे, तो तथ्यों की सुसंगत के बारे में धारा 5 से लेकर के 55 तक के अंतर्गत, और अध्याय 2 भाग 2, ये अध्याय और भाग सबको याद रखना है आपको। तो सुसंगतता से संबंधित प्रावधान धारा 5 से 55 में था। अभी कहाँ है, तो अभी जो है यह धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक में यह विस्तृत है। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगत से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध कहाँ है, भाग 2 अध्याय 2 धारा 3 से लेकर के 50 में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो, अर्थात विधिक रूप से सुसंगत हो, तब वो कहा जाएगा सुसंगत है। अगला प्रश्न है, क पर ख की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में धारा 21G के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विवादक तथ्य हो सकते हैं। तो 21G के अंतर्गत विवादक तथ्य की परिभाषा दी गई है। विवादक तथ्य क्या होता है कि जिस बिंदु को लेकर के दो पक्षकारों के बीच में विवाद है, अगर उस तथ्य का निपटारा कर दिया गया तो दोनों पक्षकारों के बीच में जो झगड़े की जड़ है वह समाप्त हो जाएगी, झगड़ा समाप्त हो गया। तो एक तरीके से क्या है कि झगड़े की जड़ होती है, उस जड़ को आपने उखाड़ दिया, झगड़ा समाप्त हो गया। तो वही कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और कानून की भाषा में इसे फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है, विवादक तथ्य कहा जाता है। तो विवादक तथ्य, अब यहाँ पर हमको प्रश्न पे आना है कि विवाद क्या है, क पर ख की हत्या का आरोप है, अर्थात यहाँ पर विवाद यह है कि क ने ख की हत्या किया है। उसके विचारण में धारा 21G के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तथ्य विवादक हो सकते हैं। यह कि क ने ख की हत्या की, इस बात को लेकर के विवाद है। क एक ईमानदार व्यक्ति है, तो वह ईमानदार व्यक्ति है, इसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यह बात साबित की जा सकती है कि इसने जो है गंभीर और अचानक प्रकोपन उसको दिया था, और इसलिए वह जो है इतने गुस्से में था और गुस्से में आकर के उसने उसकी मृत्यु कारित कर दी। यह जो है विवादित तथ्य हो सकता है। क को सामाजिक सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो इसका उसकी हत्या से कोई लेना ही देना नहीं है। तो दूसरा और चौथा जो है यहाँ पर जो है गलत होगा। तो बचा पहला और तीसरा, तो जिस विकल्प पहला और तीसरा है यही जो है आपका सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला इसके अंतर्गत जो बातें हैं कि ख की हत्या का क अभियुक्त है और उसके विचारण में कौन सी बातें विवादक हो सकती हैं। तो यह हो सकती है कि क ने ख की मृत्यु कारित की, झगड़ा इस बात को लेकर के है। और दूसरी बात यह है, आप साबित कर सकते हैं कि उसका आशय भी था उसकी मृत्यु कारित करने का। तीसरा यह साबित हो सकता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन उसको मिला था, इस कारण उसने मार दिया। चौथा आप ये साबित कर सकते हैं कि हम कार्य की जो प्रकृति है चित्त विकृतता के कारण हम उसको जानने में असमर्थ थे, इसलिए हमने उसकी ऐसा कार्य किया कि उससे मृत्यु हो गई, हमको पता नहीं था किससे मृत्यु हो सकती है। तो ये सब कार्य जो है किसी मर्डर के मामले में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के रूप में उठाए जाते हैं। तो जो बातें विवादक तथ्य का निर्धारण करती हैं वही सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। अब इसमें प्रश्न है अगला कि वे तथ्य जिन्हें एक वाद के पक्षकार के द्वारा अभिकथित किया जाता है और दूसरे के द्वारा उसको इनकार कर दिया जाता है,
एक बिंदु है, इस बात को लेकर के झगड़ा है, ये कहता है कि हमारा है, बी इससे इनकार कर देता है, कहता है नहीं हमारा है, तो बस झगड़े की जड़ क्या है, यही है, और अर्थात विवादक तथ्य क्या है, यही है। अब यहाँ पर एक रसीद है या डॉक्यूमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि यह जो संपत्ति है इसने जो है खरीदा था। अब यह जो है अगर यह मिल गया जो कि इसके फेवर की बात करता है कि यह सुसंगत तथ्य हो गया, अब इसके माध्यम से यह झगड़ा जो है वह समाप्त हो गया और संपत्ति इसके कब्जे में चली गई, इनको कुछ नहीं मिला। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21I के अंतर्गत साबित नहीं हुआ का क्या तात्पर्य है। तो साबित से तात्पर्य क्या है कि किसी तथ्य का अस्तित्व है तो वह साबित हो गया, किसी तथ्य का अस्तित्व नहीं है तो वह न साबित हो गया। अब यहाँ पर जो आई के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को आप देखेंगे तो साबित नहीं हुआ से तात्पर्य यह है कि जो कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाएगा जबकि वह न तो साबित किया गया और न ही ना साबित। तो न तो साबित किया गया और न ही ना साबित किया गया तो वह कहा जाएगा कि वह साबित नहीं हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया है और उनकी व्याख्या की गई है। अब यहाँ पर अगर आप नए कानून को देखेंगे तो इसकी जो परिभाषाएं हैं यह सब जो है धारा 2 के अंतर्गत ही रख दी गई हैं, जबकि पुरानी संहिता के अंतर्गत इसको एक नई धारा के अंतर्गत अर्थात एक पूरी धारा 4 है, धारा 4 के अंतर्गत इन तीनों बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया था। उपधारणा करेगा, कर सकेगा और निश्चायक सबूत उनको रखा गया था क्रम से एक स्थान पर, लेकिन यहाँ पर जो नई संहिता है इसमें उसको उलट फेर कर करके इधर उधर कर दिया गया है। हालांकि उसको धारा 2 में ही रखा गया है, उसको परिभाषा खंड के अंतर्गत रख करके परिभाषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प सही समझना है। अगला प्रश्न है जब भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो अगर उपधारणा कर सकेगा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है तो वहां पर इसका क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो न्यायालय जो है उसके लिए अन्य सबूत की मांग कर सकता है, अर्थात उसको साबित मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। साबित मान सकते हैं पक्षकार उस तथ्य को साबित, तो पक्षकारों से कोई मतलब ही नहीं है, निश्चायक प्रमाण है यह तो होगा ही नहीं। तो न्यायालय क्या कर सकता है, या तो वह उस तथ्य को जो है सही मान ले या उसके लिए सबूत की मांग भी कर सकता है, ये ऐसा उसके पास अधिकार हो जाता है। तो यही हो क्या उपधारणा कर सकेगा। और इसको आप देखेंगे उपधारणा कर सकेगा इसको परिभाषित कहाँ किया गया है, तो H के अंतर्गत 21H के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। और उपधारणा करेगा को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इसको आप देखेंगे अंतिम जो परिभाषा है L, इसी के अंतर्गत उपधारणा करेगा को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे निश्चायक सबूत, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो B के अंतर्गत दी गई है। तो BHL आप देखेंगे उपधारणा करेगा, कर सकेगा, निश्चायक सबूत, इस तरीके से अलग अलग धाराओं में उलट पुलट करके रख दिया गया है। अगला प्रश्न है जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा यह स्पष्ट है कि न्यायालय को किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय क्या करेगा, ऐसे तथ्य को, तो न्यायालय क्या करेगा कि ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और यदि जब तक वह नहीं साबित कर दिया जाता, तो उपधारणा करेगा अगर कहीं पर प्रावधान किया गया है तो वहां पर न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर उस तथ्य को ना साबित करने के लिए जो साक्ष्य देने के लिए इजाजत दी जाती है। लेकिन निश्चायक सबूत के मामले में क्या होता है कि अगर न्यायालय ने एक तथ्य को दूसरे का निश्चायक सबूत को मान लिया तो वहां पर उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाती। तो यहाँ पर लेकिन अगर उपधारणा करेगा शब्द है तो वहां पर न्यायालय उसको साबित मानता है और उसको ना साबित करने के लिए अनुमति भी रहती है। अगला प्रश्न है विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21B में किस शब्दावली से व्यक्त की गई है। तो विधि की अखंडनीय उपधारणा से क्या तात्पर्य है, तो जिसका खंडन ही नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके खंडन के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, उसको आप देख रहे हैं निश्चायक सबूत कहा जाता है। जबकि उपधारणा करेगा में क्या होता है कि न्यायालय जो है उपधारणा करता है लेकिन वहां पर एक गुंजाइश रहती है कि उसका खंडन भी किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय उसको मान लेता है कि हाँ यही सही है, लेकिन फिर भी उसके पास विवेकाधिकार है कि वह उसके लिए सबूत की मांग सबूत उसको पेश करके उसका खंडन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अमेनिया प्रेसुमंटर राइज इज एक्टा, इस सूक्ति का क्या अर्थ है। अब ये सब ऐसी सूक्तियां हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
और बिहार की जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा HGS की जो परीक्षा है इसमें भी इसको कई बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि अमेनिया प्रेसुमंटर राइज इज एक्टा, इसका अर्थ यह है कि सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना चाहिए। सभी तथ्यों का उचित अवधारित नहीं किया जाना यह तो गलत होगा ही नहीं, गलत माना जाए यह भी नहीं है, सभी कार्यों को गलत न माना जाए यह भी गलत सही नहीं है, बल्कि क्या सही है कि सभी तथ्यों को उचित रूप से उसका अवधारित किया जाना चाहिए। यही इसका जो पहला है यही इस सूक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या सम्मिलित है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आप पहले ही जानते हैं कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो विधिक जो साक्ष्य हैं विधिक रूप से सुसंगत होने चाहिए, यह जो है वहाँ पर शामिल होता है। तो प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस अर्थात विधि की अवधारणा यह जो है इसमें शामिल है। प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनस तथ्य की उपधारणा यह भी शामिल है। अब विधि की उपधारणा कैसे देखते हैं आप, निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत क्या है, न्यायालय उपधारणा करता है और वह उस तथ्य को साबित मान लेता है और उसके लिए किसी अन्य साक्ष्य के देने की अनुमति नहीं देता। लेकिन प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनस से तात्पर्य है तथ्य की उपधारणा। तथ्य की उपधारणा से तात्पर्य यह है कि न्यायालय उसकी उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन जहां विधि की उपधारणा की बात आ गई तो न्यायालय को उसको मानने के लिए बाध्य है। अर्थात साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस और प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनिस यह दोनों ही बातें शामिल है, अर्थात तथ्य की उपधारणा विधि की उपधारणा दोनों ही बातें यहाँ पर शामिल हैं। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 में क्या परिभाषित नहीं है। तो आप देखेंगे कि क्या यहाँ पर परिभाषित नहीं है। तो पहली बात यह है न्यायालय, न्यायालय की जो परिभाषा है सबसे पहले ही दे दी गई है धारा 21A के अंतर्गत, तो इसलिए न्यायालय को परिभाषित किया गया है। फिर आप देखेंगे दस्तावेज, तो दस्तावेज को भी परिभाषित किया गया है और दस्तावेज को कहाँ परिभाषित किया गया है तो इसको भी आप देखेंगे परिभाषा खंड के अंतर्गत। तो परिभाषा खंड में जो डॉक्यूमेंट है अर्थात D है इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है। साक्ष्य को भी परिभाषित किया गया है। साक्ष्य या एविडेंस की परिभाषा कहाँ दी गई है, ई के अंतर्गत दी गई है। अब यहाँ पर संस्वीकृति शब्द को धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति को हालांकि धारा 2 में ही नहीं पूरी संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति के बारे में प्रावधान जो है आप देखेंगे जो आपका 1872 का अधिनियम है यहाँ पर धारा 24 में इसके बारे में प्रावधान मिलता है, लेकिन नई संहिता के अंतर्गत धारा 22 में संस्वीकृति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो संस्वीकृति क्या है, एक प्रकार की स्वीकृति है, अर्थात एक जो अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, उसे ही संस्वीकृति कहा जाता है। क्रिमिनल मामले में, सिविल मामले में अगर वो अपने दायित्व को स्वीकार कर रहा है उसको स्वीकृति बोल दिया जाता है। तो यही है अंतर और परिभाषित इसको कहीं नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है। तो मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य जो एविडेंस की परिभाषा दी गई है धारा 21E के अंतर्गत, इसमें आपको दोनों साक्ष्य के बारे में प्रावधान मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप देखेंगे द्वितीयक साक्ष्य। तो द्वितीयक साक्ष्य के संदर्भ में प्रावधान कहाँ है, तो यह जो प्रावधान है आपकी 2023 के अधिनियम की बात हो रही है। तो यहाँ पर धारा 58 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य और 57 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बात की गई है। तो द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान धारा 58 के अंतर्गत, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में प्रावधान आप कहाँ देख रहे हैं, तो इसकी जो परिभाषा दी गई है परिभाषा में ही बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पारिस्थितिक जन साक्ष्य के संदर्भ में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कोई परिभाषा इसकी नहीं दी गई है। तो साक्ष्य के अलग अलग प्रकार हैं, ये कई बार आपसे पूछा जाता है, मेंस में कई बार इसको लिखने के लिए भी आता है, तो इसको आप देख लेंगे एक स्थान पर। प्रत्यक्ष साक्ष्य अर्थात डायरेक्ट एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वास्तविक साक्ष्य अनुश्रुत या सुनी सुनवाई गवाही, और प्राथमिक अथवा मुख्य साक्ष्य, द्वितीयक अथवा गौण साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, ये सारे जो है साक्ष्य के प्रकार हैं। दस्तावेजी साक्ष्य, ये सब साक्ष्य के प्रकार हैं, ये मेंस में आपसे कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका है परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता क्या है कि ऐसे जो साक्ष्य होते हैं जो घटना के आसपास जो है इंगित रहते हैं और उससे स्पष्ट होता है कि अपराध कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया, वह परिस्थितियां बताती हैं कि अपराध कैसे हुआ, तो उसे ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। उसके बारे में कहीं एविडेंस एक्ट में बताया नहीं गया है।
तो पहला है कि जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है। यह बात बिल्कुल सही है कि जिन परिस्थितियों से हम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं वह पूरी तरीके से साबित होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए, निर्णायक होनी चाहिए और इस प्रकार स्थापित मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप। यह बात गलत है। केवल दोष के अनुरूप नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां से अगर व्यक्ति दोषी प्रतीत हो रहा है तो वह दोष दिखाई दे, निर्दोष प्रतीत हो रहा है तो निर्दोष दिखाई दे, तब उस परिस्थिति को हम मानेंगे यह सही है और उसको हम साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो यही तीसरा जो गलत है कथन है, गलत है। परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। यह बात भी सही है। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी तथ्य को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने के लिए 4 बातें आवश्यक होती हैं। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर बताई गई है कि पहली बात यह है कि वो परिस्थितियां सशक्त या अकाट्य रूप से और पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए, उनकी वास्तविकता के संबंध में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार स्थापित समस्त परिस्थितियां केवल अभियुक्त के अपराध के अनुमान से संगत होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हमसे कभी जुड़ेंगे तो इसको हम आपको नोट्स के माध्यम से प्रश्न उत्तर के रूप में हम स्पष्ट करेंगे। तीसरा है परिस्थितियों की प्रकृति और प्रवृत्ति निश्चायक होनी चाहिए और साबित हुई परिस्थितियों से अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है। परिस्थितियों को नैतिक निश्चितता के लिए प्रत्येक अनुमान का परित्याग करना चाहिए, केवल उसको छोड़कर इसको प्रमाणित करना है। तो यह 4 जो है परिस्थितियां हैं। अगर इस प्रकार से कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है तो वह निश्चायक होगा, उसको साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है धारा 3 के अनुसार साक्ष्य दिया जा सकता है। अब आप धारा 2 को अभी तक पढ़ रहे थे। धारा 2 के अंतर्गत आपने क्या देखा? परिभाषाओं को देखा। अब आते हैं हम धारा 3 पर। धारा 3 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह क्या है? तो धारा 3 के संदर्भ में 2-3 बातें आप ध्यान रखें। धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक के अंतर्गत क्या बताया गया है? तथ्यों की सुसंगति के संबंध में प्रावधान किया गया है। भाग की बात अगर पूछ लिया जाए कौन सा भाग है ये, तो भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो अब देखेंगे आगे हम धारा 3 के अंतर्गत क्या बताया गया है। वही बात बताई गई है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत धारा 5 में बताया गया था। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, यही बात बताया गया। तो साक्ष्य दिया जा सकेगा, सभी तथ्यों का नहीं, सभी तथ्यों और विवादक तथ्य का तो यह भी नहीं, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यहाँ पर धारा 3 के अनुसार तीसरा जो कथन है वह सही होगा। अगला प्रश्न है क का ख की लाठी मार करके हत्या करने के लिए विचारण किया जाता है। उसके विचारण में क्या विवादक तथ्य नहीं है, अर्थात इसमें कौन सा जो है झगड़े की जड़ नहीं है। तो पहला है उसने लाठी से मारा, यह बात तो झगड़े यही तो मुख्य मुद्दा है, इसी बात को लेकर के कोर्ट में केस किया गया है कि उसने उसको मारा। दूसरा है क की ऐसी मार से ख की मृत्यु हुई है, यह भी सही है, यह भी विवादक तथ्य है, इसको भी साबित किया जा रहा है। ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय, तो आशय भी था, इसका आशय भी साबित करेंगे तभी तो उस जो है वो कार्य हत्या है कि आपराधिक मानववध है कि उपेक्षापूर्ण कार्य के द्वारा मृत्यु है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपराध में कार्य करते समय मृत्यु हुई है। यह साबित कैसे करेंगे जब तक हम उसका आशय न साबित करें। तो यह सारी बातें जो है विवादित तथ्य हैं, लेकिन क का ख से बातचीत करना यह कोई विवाद का विषय नहीं है, इसलिए यह विवादक नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा को साक्ष्य विधि की चाबी कहा जाता है। तो साक्ष्य विधि की चाबी जो है यह धारा 3 को कहा जाता है, क्योंकि धारा 3 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से एक सीमा बता दी गई है कि आप न्यायालय में इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बस केवल और केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देंगे, इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य जो है ले आकर के न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर देंगे। इसलिए एक की पॉइंट कह सकते हैं, एक न्यायालय का जो दायरा है, साक्ष्य का जो दायरा है उसको सीमित कर देता है और यह कहता है कि आप केवल और केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दे सकते हैं, अन्य का नहीं। अब यहाँ पर आगे हम प्रश्न देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है। रेस जेस्टे आपकी जुबान पर याद होगा, रटा होगा, वह जब भी आप रेस जेस्टे नाम लेते हैं तुरंत आपको धारा 6 याद आती है, लेकिन यह धारा 1872 की है। वर्तमान की धारा बदल गई है। अब वर्तमान में आपको इसमें से 2 कम कर देना है। 2 इसलिए कम कर देना है क्योंकि धारा 2 जो थी वह ऑलरेडी निरसित थी, उसको हटा दिया गया है और धारा 3 और 4 को एक साथ कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं
जो है 2 धाराएं कम हो गई, 2 धाराएं कम हो गई तो धारा 4 आ गई है। तो रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वह धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 4 के अंतर्गत एक शब्द को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, उसे ही आपको ध्यान रखना है रेस जेस्टे में। रेस जेस्टे के अंतर्गत अभी जो आप पढ़ते आ रहे थे कि कोई तथ्य जो विवादक न होते हुए किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार से संसक्त है। अब यहाँ पर जोड़ दिया गया कि जो तथ्य विवादक न होते हुए विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त है। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य दोनों से जो उसकी संबंधता है उसको शामिल कर दिया गया है। पहले केवल विवादक तथ्य से ही संबंधित होता था। बस इतना ही सही बात आपको याद रखनी है, इससे अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को किस रूप में जाना जाता है? तो एक ही समव्यवहार का भाग होने वाला जो तथ्य है, जो धारा 4 के अंतर्गत 2023 के अधिनियम में बताया गया है, उसको हम रेस जेस्टे के नियम से जानते हैं, अर्थात जो है एक ही समव्यवहार का भाग के नाम से जाने जाता है। अन्यत्र उपस्थिति का जो अभिभाग है, इसको हम प्ली ऑफ एलिवाई कहते हैं। मृत्युकालिक घोषणा और स्वीकृति तो अलग चीजें हैं। तो इस प्रकार से रेस जेस्टे के रूप में हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल विधि के रेस जेस्टे का सिद्धांत, इसका क्या महत्व है या नहीं है? चूंकि रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है यह हम मानते हैं धारा 4 के अंतर्गत समाहित है, लेकिन इस शब्द का कहीं भी पूरे अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह जो है आंग्ल विधि का, ब्रिटिश विधि का यह जो है हिस्सा है, लेकिन इसको हम भारत के जो हमारी विधि है 1872 का कानून हो चाहे 2023 का कानून हो, इसमें हमने इसको स्वीकार किया है। स्वीकार पूरी तरीके से किया है, बस शब्द को हमने बदल दिया है, नाम बदल दिया है। तो भारत में इसका महत्व नहीं है, यह कथन गलत है। भारत में इसका महत्व है, ये बात तो सही है। भारत में इसका महत्व है और इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 के अंतर्गत समाहित किया गया है। यह जो तीसरा विकल्प है यह ज्यादा सही है। धारा 6 में समाहित नहीं है। धारा 6 तो पुरानी संहिता में समाहित था, नई संहिता में धारा 4 के अंतर्गत है ये। अगला प्रश्न है, एक तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह से जुड़े होते हैं कि वे उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। यदि वे उसी समय घटित हुए हों, वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों। तो इसके लिए हम आपको धारा 4 के प्रावधानों को देखना होगा। धारा 4 कहता है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तो वे सुसंगत हैं, चाहे वह उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हों। अर्थात जो है ये तीसरा विकल्प आपका सही होगा और यह जो है धारा 4 के अनुसार यह बात सही होगी। अगला प्रश्न है, अ पर ब को पीट करके उसकी हत्या करने का अभियोग है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सुसंगत होंगे? अब हत्या का अभियोग है। अब हत्या के मामले में यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा कथन सुसंगत है। तो यह जो प्रश्न है सबसे पहले आप देखेंगे धारा 4 का जो दृष्टांत 1 है, दृष्टांत क इसी से संबंधित है। अब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने दूसरे व्यक्ति को पीट करके उसकी हत्या कर दिया है। अब हत्या का जब कर दिया तो हत्या का मुकदमा गया कोर्ट में, कोर्ट के समक्ष जब मुकदमा गया तो वहां पर हम एविडेंस वगैरह देंगे, तो एविडेंस हमारा कौन सा सुसंगत होगा या उसमें कौन कौन से हमारे जो कथन होंगे वो सुसंगत होंगे। तो एक ही समव्यवहार की बात की जाती है। एक ही समव्यवहार से तात्पर्य यह है कि वह जो है एक ही कार्य के दौरान हो रहा है, आपस में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। अब समव्यवहार हम कहेंगे किसको? आपस में यहाँ पर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को देख करके यह चौंक जाता है, यह हल्ला मचाने लगता है, यह पुलिस को बुलाने लगता है, कुछ और व्यक्ति हैं छुड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पर आप केंद्र में क्या है, इनकी झगड़ा है और इस झगड़े के कारण ही यह सारी जो घटनाएं हैं घटित हो रही हैं, लोगों की भीड़ जमा हो रही है। यह सब क्या हो गया? एक ही समव्यवहार हो गया। और अगर यह झगड़ा ना होता, यह कुछ नहीं होता, न कोई पुलिस को बुलाता, न कोई चिल्लाता, न कोई लोगों की भीड़ जमा होती, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न पे आते हैं कि अ पर ब को पीट करके उसकी हत्या करने का अभियोग है। तो अ ने ब से घटना के समय जो कुछ कहा वह कथन सुसंगत है, क्योंकि वह अगर पीट न रहा होता तो यह कहता नहीं। पीटने के समय अ या ब के आसपास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा यह कथन भी सही है, यह भी सुसंगत है। तीसरा है कि पीटने के थोड़े समय पश्चात अ ने पास खड़े व्यक्तियों से जो कुछ कहा, अर्थात ये जो सभी बातें हैं वह क्या हैं, एक ही समव्यवहार का भाग है, वह सब सुसंगत हैं। अगला प्रश्न है, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य दिया जा सकता है कि दुर्घटना के बाद घायल पति ने उससे क्या कहा?
अब देखिए, एक घटना हुई और घटना होने के जब घटना हो रही थी तो उस समय वह जो महिला है वह उसने कुछ नहीं देखा था, बल्कि वह एक देखी कि एक घोड़ा बहुत तेजी से भाग रहा था या एक वाहन है वह बहुत तेजी से भाग रहा था। और जब आगे जाती है तो वह देखती है कि उसके पति को कुचल दिया गया है। उसने खुद से दुर्घटना नहीं देखी है। पति की एक दिन बाद मृत्यु हो जाती है। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है दुर्घटना के बाद घायल पति ने उससे क्या कहा था? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि यह मृत्युकारी घोषणा तो नहीं होगी, अनुश्रुत साक्ष्य भी नहीं होगा, विशेषीकृत संसूचना भी नहीं होगी, बल्कि यह जो है रेस जेस्टे का एक भाग है। रेस जेस्टे का भाग इसलिए है क्योंकि घटना के तुरंत बाद जो है जो पति है वह घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। तो घटना के तुरंत बाद वह बताया है, इसलिए वह एक ही समव्यवहार का भाग है। अगर वह घटना घटित नहीं होती तो वह उसके बारे में अपने पत्नी को कुछ नहीं बताता। यहाँ पर एक ही समव्यवहार का भाग है, रेस जेस्टे का सिद्धांत है। यह बहुत महत्वपूर्ण केस है एक, और इससे आपका जो है मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्रॉब्लम बेस्ड। आर बनाम फोस्टर का केस है और इसी के निर्णय पर यह जो प्रश्न है वह आधारित है। अगला प्रश्न है, सांवल दास बनाम बिहार राज्य का मामला यह किससे संबंधित है? यह प्री में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। यह जो है रेस जेस्टे से संबंधित है, एक ही समव्यवहार का भाग से संबंधित है। अब धारा 4 को याद रख लेंगे, धारा 4 से संबंधित है। तो रेस जेस्टे से संबंधित बहुत सारे केस पूछे जाते हैं, उन केस को हम एक स्थान पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। रटन बनाम क्वीन का केस है, आर बनाम बेडिंगफील्ड का है, देखो मेरी चाची प्यारी चाची वेडिंगफील्ड ने मेरी क्या हाल कर दी है, यह जो प्रश्न जो कथन है इससे अक्सर पूछा जाता है। विनोद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है, बी नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का है, आर बनाम फोस्टर का केस है, आर एम मलकानी का केस है, रतन बनाम रेजिनाम का केस है। ये सारे केस जो है रेस जस्टिस हैं। अगला प्रश्न है, का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर के जिसके अंतर्गत जो संपत्ति है तोड़ी जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, वह भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। चाहे क जो है उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी तथ्यों का घटित होना सुसंगत है। इसलिए सुसंगत है क्योंकि वह जो है रेस जेस्टे अर्थात एक ही समव्यवहार का भाग है। इसको आप समझेंगे। एक सशस्त्र यहाँ पर विप्लव हुआ, विप्लव से तात्पर्य मान लीजिए कोई दंगा हो गया। जब कोई दंगा होता है तो वहां पर एक ही कार्य नहीं किया जाता, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो दंगे में क्या हो रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, लोगों पर फौज पर आक्रमण किया जा रहा है, जेलें तोड़ी जा रही हैं, सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है और तरह के अपराध किए जा रहे हैं। अगर यह बलवा न होता, इनमें से कोई कार्य न होता, तो इनके सेंटर में क्या है, बलवा है, और इसलिए यह बलवा के कारण ये सारे कार्य हो रहे हैं। इसलिए सब क्या है, एक ही समव्यवहार का भाग है। यहाँ पर वह चौथा जो कथन होगा यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत किस मामले में लागू होता है? तो रेस जेस्टे का सिद्धांत जो है यह कहाँ पर लागू होता है या किस मामले में लागू होता है, इसको आप समझेंगे तो यह दीवानी मामले में भी लागू होता है, फौजदारी मामले में भी लागू होता है। अर्थात रेस जेस्टे से तात्पर्य यह है कि एक ही समव्यवहार का भाग, अब समव्यवहार चाहे दीवानी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे जैसा हो, लेकिन अगर वहां पर इस प्रकार के कोई कार्य हो रहा है जिससे जुड़ा हुआ है पूरा एक नेटवर्क या एक पूरी कड़ी जुड़ रही है, तो वह सब एक ही समव्यवहार का भाग होगा। अगर सेंटर की बात अगर न होती तो इसके इर्द गिर्द जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं वह कुछ न होता। इसलिए दीवानी मामलों में भी और फौजदारी मामलों में भी यहाँ दोनों ही परिस्थितियों में जो है रेस जेस्टे का सिद्धांत है वह लागू होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने पहले पार्ट के माध्यम से कुल 50 प्रश्नों को हल किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो वीडियो है यह कारगर साबित होगा और इसके बाद जो है निरंतर हमारे जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल पर बने हैं और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी ही हम इस पूरे अधिनियम को आपको सभी पार्ट को आपको मुहैया कराएंगे और इसका मास्टर वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।